बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान का निज़ाम पिछले चंद महीनों से चंद ऐसे मदार है जिनके गिर्द घूमता चला जा रहा है और हमें नज़र भी आ रहा है कि इन मदारों के गिर्द सिर्फ चक्कर लगाए जा रहे हैं, मगर ना तो कोई इस्लाहात नज़र आ रही हैं, ना कोई तरजीहात नज़र आ रही हैं। एक तो बार बार कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, फिर ये कहा जाता है मुआशी इस्तेहकाम आएगा, मगर दोनों ऐसा लगता है कि मौजूदा सिस्टम के अंदर नामुमकिन बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिर अवाम को दिखाए जाने वाले चकने चुपड़े ख्वाब भी हैं जिनकी भयानक ताबीर इस वक्त अवाम के सामने बजट और टैक्सों की भरमार की सूरत में हमने देखने में नजर आ रही है। अदालतों के अंदर बड़े अहम केसेस हैं जिनकी सुनवाई हो रही है, जजिस के हवाले से मुहिम्मात भी हैं जिनके अंदर कुछ उनके हक में कुछ उनके खिलाफ जा रही हैं। हमारा जो अदालती निज़ाम है या हमारा जो रियासती निज़ाम है वो किस तरह से चल रहा है, इसके ऊपर बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू आज हम प्रोग्राम मुकाबिल के अंदर करने जा रहे हैं। अदालती मामलात पर बात करने के लिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी, मैं आज जो मेरा ख्याल है कि यहाँ तो काफ़ी अर्से से बड़े तारीखी केसेस रहे, मगर ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है बकौल एतजाज़ एहसन, ये सबसे अहम इसलिए है कि ये डिटरमिन करेगा पाकिस्तान की ये जुडिशरी की किताबों में पढ़ाया जाता रहेगा, जूरिस्प्रूडेंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता जाया रहेगा, और ये डायरेक्टली उनके बकौल ये केस ये नहीं है कि मखसूस रिश्ते मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, उनके बकौल ये दोबारा ये मुनीर मोमेंट आ गया है जिसमें देखना ये है कि यहाँ कॉर्नेलियस जीतेगा या जस्टिस मुनीर को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। तो बहरहाल आखिरी मरहल पे ये आ गया है, फैसला महफूज कर दिया गया है। आज भी बड़ी नोक झोंक हुई, तो पहले तो साकिब से पूछना चाहिए कि आज की नोक झोंक के हवाले से क्या इंडिकेट करता है कि फाइनली अब ये फैसला आने वाला है, ताकि हम बाद में याद कराएं कि आपने कहा था कि फैसला इस सिमत जा रहा है। तीन चार चीज़ें जो है वो इस हवाले से आमिर साहब बड़ी अहम हैं, और सुप्रीम कोर्ट की आज की जो हेयरिंग थी उसमें भी ये चीज़ आई कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उन्होंने ये पॉइंट आउट की कि अगर हम पीटीआई की तरफ जाएं तो फिर आप क्या कहेंगे, आपका मौक़िफ़ क्या होगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ही मिलनी चाहिए या पीटीआई को मिलनी चाहिए। तो ये एक बड़ा एक टेक्निकल जो है वो मामला जो है वो मोड़ पे ये चीज़ है। तीन चीज़ें हैं। एक 2 फरवरी का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का कि उसने गलत तशरीह की 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, ये तकरीबन मेजॉरिटी जो बेंच की इसमें रही है, जितनी भी तकरीबन इत्तेफाक पाया जाता है पूरे बेंच के अंदर, पूरे बेंच में इत्तेफाक है कि वो ठीक नहीं हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पहुंच जाए इस नुक्ते पर कि ठीक नहीं हुई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है 187 में कि वो कंप्लीट जस्टिस में वो खुद भी इस मामले को देख सकते हैं कि जो जड़ बनी कि अगर वो इलेक्शन कमीशन उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर ना करता तो वो किसी पार्टी में जाने का मामला ही ना उनके सामने ना होता। दूसरा है बाप पार्टी की जो एग्जाम्पल है खैबर पख्तूनख्वा की हद तक कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा उनके लिए शेड्यूल जारी किया, उनसे लिस्टें ली और उसके बाद उनको जो है वो बाकायदा तौर पर मखसूस नशिस्तें दी। अगरचे इलेक्शन कमीशन उस अपने ही पुराने इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं मान रहा और ये कह रहा है कि वो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं था, आज जो हमने किया है वह कानून के मुताबिक दुरुस्त है। लेकिन जो फैसल सिद्दीकी हैं वो कहते हैं कि तब जो हुआ था अब भी वो होना चाहिए और हमें ये नशिस्तें मिलनी चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन की, उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती कि इलेक्शन कमीशन ने जो तब किया और अब, बल्कि जो चीफ जस्टिस ने जब उन्होंने कहा था कि तब इलेक्शन कमीशन और था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, तब और अब जो है वो इलेक्शन कमीशन ही है, ऐसा जो है वो आप इस तरह इसको नहीं कर सकते। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो बैरिस्टर गोहर ने पॉइंट आउट की थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो दस्तावेजात जमा करवाई हैं उसमें जो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे उनके सर्टिफिकेट्स के बारे से पूछ रहे थे जो बेंच के मेंबरान हैं जस्टिस याया आफरीदी और दीगर मेंबरान कि जिन लोगों ने पीटीआई के सर्टिफिकेट दिए हुए थे उसके बावजूद आपने किस इख्तियार के तहत उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि इलेक्शन कमीशन ने सारी दस्तावेजात नहीं दी। आज
भी सलमान अकरम राजा ने यही कहा, और बल्कि सलमान अकरम राजा ने अपना केस पेश किया। उन्होंने कहा कि मेरे अपने साथ ये हुआ कि मैं वहां पे गया और नजरियाती का जो टिकट पहले दिया, फिर वापस लिया, फिर रिसीविंग मैंने ली कि ताकि ये क्लियर हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये सारी जो है वो सिचुएशन थी। तो ये तीसरा जो पॉइंट है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने पहला पॉइंट भी आपने कहा था कि जस्टिस मंदोखेल साहब ने ये पूछा कि अगर पीटीआई की तरफ जाते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इसके ऊपर क्या होगा। यार अब उस पर भी थोड़ा सा एलेबरेट कर दें। इस पे सलमान अकरम राजा साहब ने यह कहा था कि हम कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं, कोर्ट में अपना केस पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी असिस्टेंट और हमारे आर्गूमेंट्स के बगैर भी सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक उसके पास पूरा इख्तियार है, कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार है, वो कुछ भी फैसला कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बाउंड हैं कि हम जो लेकर आए हैं आप उस पर फोकस रहेंगे, आप फैसला कर सकते हैं और जो फैसला आप करेंगे वो डेफिनेटली हम जो है वो मंजूर होगा हमें। तो उसमें उनका इशारा वही था कि अगर आप 2-3 ऑप्शंस अब अगर जो फैसला हो सकता है वो क्या होंगी। एक जो बज़ाहिर लग रहा है कि अगर 2 फरवरी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त नहीं समझती, कि वो जो तशरीह हुई थी दुरुस्त नहीं हुई थी, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट 187 का इख्तियार कंप्लीट जस्टिस का इस्तेमाल कर सकती है। और पीटीआई को ये एक बात आई भी थी कि 3 दिन इन लोगों को दे दिए जाएं कि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिक्लेयर किया जाए कि इलेक्शन में जो पीटीआई है वो पार्टी है कि दोबारा उनको मौका दिया जाए कि इंडिपेंडेंट हजरात बता सकें उन्होंने किस पार्टी में जाना है। और पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ उससे सिंबल लिया गया है। तो इनके पास 3 दिन हो, ये 3 दिनों में उस किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। तो ये अगर पीटीआई में जाएं तो इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक एक रिवर्स कर दी जाए सारी क्लॉक, तो इलेक्शन कमीशन फिर कानून के मुताबिक जितने वो इंडिपेंडेंट पीटीआई शामिल हों उनको जो है वो नशिस्तें जो है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ये तो एक ऑप्शन है। मगर फायज़ा साहब का थ्रू आउट ये रहा कि अगर ऐसा किया जाएगा कंप्लीट जस्टिस तो वो ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का न्यू वर्जन होगा। इसमें आज भी बात हुई, बेंच के एक मेंबर ने बड़ा क्लियर कट पूछा, जो टेक्स्ट की बात चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब जो है वो करते रहे हैं कि टेक्स्ट से हम इधर उधर नहीं हो सकते। उन्होंने पूछा कि क्या टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि ये नशिस्तें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दी जा सकती हैं। तो वैसे से देखिए उन्होंने बड़ा सिंपल कहा, उन्होंने कहा नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इधर जाना है, मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देनी है तब भी इसकी कोई तशरीह करनी है, और अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देनी है उनकी भी तशरीह होनी है। वह कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनको मिल सकती हैं। तो इसलिए एक मुश्किल जो है वो फैसला हो सकता है, होगा फैसला, आसान नहीं होगा कि उस पे इस पॉइंट पे बहुत कम मैंने देखा है कि जो बेंच है इस पॉइंट पे आया हो कि वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया। इनकी हद तक ये था कि इनको मिलनी चाहिए, या पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर नहीं हुई, या इसकी क्या सिचुएशन है, लेकिन उनकी हद तक जो है वो बहुत कम राय देखी गई है। पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद को देने पे एतराज़ तो हैं ही, हो सकते हैं, मगर उनको देने का जवाब ज्यादा मुश्किल है, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, उनको देने का जवाब ज्यादा मुश्किल है। बल्कि ये भी पॉइंट आउट की गई थी चीज कि जिसका पब्लिक ने जिसको मैंडेट दिया है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए पार्लियामेंट में, क्योंकि ये कोई 1-2 नशिस्तों का मामला नहीं है कि अगर 1-2 नशिस्तें अगर दूसरी साइड पे चली भी जाएं तो कोई उस पे को आईनी तरमीम या ऐसी चीज नहीं। उन्होंने कहा नहीं, पूरा एक सेटअप जो है वो चेंज हो जाएगा पार्लियामेंट में। चलें, लेट्स सी कि ये आइंदा देखें, कब तक उम्मीद कर रहे हैं इसका फैसला? कुछ कह नहीं सकते। आज तो उन्होंने कहा कि आज हम नहीं देंगे मुख्तसर फैसला, अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत लेट नहीं होगा, क्योंकि आगे छुट्टियां भी आ रही हैं, तो सारे जजेस तो 2-4 रोज में आ जाएगा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब ये लेट्स सी कि क्या है इसके, मगर बड़ा आइंदा ये बहस जारी रहेगी। दूसरा जो एक केस जनरल जस्टिस जहांगीरी के हवाले से जो सोशल मीडिया पे उनकी मुबैना जाली डिग्री के हवाले से, उसकी भी एक बाज़गश्त भी चल रही है, और कोर्ट ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में, मैंने तो कम से कम देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहली दफ़ा फुल कोर्ट हेयरिंग हुई, उस पर क्या पेशरफ्त है? जी, पहली दफ़ा जो है वो फुल कोर्ट हेयरिंग हुई है जस्टिस जहांगीरी, उनके खिलाफ 5 जुलाई को एक कैंपेन जो है वो शुरू हुई सोशल मीडिया पर, जिसके बाद जो है वो
कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट जिसमें एक्सक्लूड किया गया जस्टिस जहांगीरी को, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो खबर जो है वो पहुंची हम तक, वो यही था कि जस्टिस जहांगीरी को कहीं ना कहीं से कन्वे हुआ कि जो ट्रिब्यूनल का केस है आप जो है वो थोड़ा हाथ हौला रखें। तो ये बात हुई, लेकिन उनकी जानिब से बड़ा क्लियर एक स्टांस लिया गया कि जो आइन और कानून कहता है और जो मैंने हलफ लिया हुआ है फैसला जो है वो उसके मुताबिक होगा। ये जो उनको बाद में कन्वे हुआ, ये तमाम जो 6 जजेस का खत, तमाम जो उनको तंबीह की गई कि आइंदा ये ना हो, उसके बाद ये दोबारा अप्रोच किया गया उनको। जी बिल्कुल, ये तो 6 जजेस वाला जो खत है उसके बाद सारे मामला बाद के मामलात हैं, ये अभी रिसेंट पास्ट में ये जो है वो। मुझे ये बताइएगा साकिब, अभी तो ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक था, ये जो इंटरफेरेंस के या 6 जजेस के खत की जिसकी आमिर साहब भी बात कर रहे हैं, उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि मुल्क भर की जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं उनमें भी हमें ये रिवायत बनती भी नजर आएगी, या सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक जो फुल कोर्ट बेंच है यहाँ पर रुक जाएगा? ये नहीं, ये बढ़ सकती है। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट बनना जो है वो जरूरी होता है। जब 6 जजेस वाला मामला आया तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो समातें हुई या मीटिंग्स हुई उनमें बड़ा क्लियर कट कहा गया कि जब आपके पास इख्तियार था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने का तो आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो अब फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि हम अब ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक प्रेसिडेंट अब बन गई है। अब लगता है कि बाकी हाई कोर्ट्स में भी कभी ऐसा इशू हुआ तो यकीनी तौर पर वो भी इस इख्तियार को जरूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जस्टिस जहांगीरी उनके हवाले से जो कल समात हुई उसका ऑर्डर भी आ चुका है, उसमें 7 कोई एक्स के हैंडल्स हैं उनको नोटिस हुए हैं। डीजी एफआईए उनको कहा गया है कि एफआईए के जरिए उनको आइडेंटिफाई करें और उनको उन तक जो है वो नोटिस सर्व करवाएं और वो 4 हफ्ते में जवाब दें। कुछ सहाफ़ी हैं उनको भी नोटिस हुए हैं। इसके अलावा पीटीए, एफआईए, पैमरा, इन तमाम को भी नोटिस किए गए हैं। जो वकला की और सहाफ़ती तंजीमों को भी नोटिस हुए हैं। अच्छा। आज मैं चाहूँगा, टाइम महदूद है हमारे पास, कि खबर मानिका की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पीटीवी पे भी दिखाई गई, तो ये जो उनको ज़रूरत पड़ गई है मीडिया के इस्तेमाल की, तो अदालत में जो आज पेश रफ्त है वहाँ से कोई उनके लिए उनको लग रहा है कि बुरी खबर है? नहीं, खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही हैरान कुन है क्योंकि खावर मानिका एक कंप्लेनेंट है। एक कंप्लेंट लेके गए सिविल कोर्ट में, तो सिविल कोर्ट में जैसा भी था वो 2 रोज का या 4 रोज में उन्होंने ट्रायल किया और खावर मानिका के हक में फैसला दिया। और फैसला वो आज नहीं हुआ, 3 फरवरी को हो चुका है। 3 फरवरी, अब तो अपील में मामला है। तो क्या खावर मानिका जो उससे शायद राजी ना हो कि मेरे हक में जो फैसला हुआ है वो दुरुस्त नहीं है, कि 3 फरवरी को फैसला हुआ है, अब तो अपील स्टेज पे है। उनकी जो ट्रायल था वो स्पीडी हुआ है। अब वो ये चाह रहे हैं कि अपील जो है वो उस तरह तेजी से जो है वो आगे ना बढ़े। पहले 29 मई को सेशन जज ने फैसला देना था, तब इन्होंने इतराज किया उन पर, उन्होंने केस ट्रांसफर कर दिया। अब 12 जुलाई का दिन है, जिस 12 जुलाई से पहले जो है वो फैसला आना है और उस तनाजुर में उन्होंने ये बात की थी। लेकिन इसी के साथ मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि आज ही खबर आई शाम को कि जो लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत है वहाँ इमरान खान साहब की 3 अबूरी जमानतें थी, वो खारिज हो गई हैं। तो इस तरह आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 जुलाई को अगर इद्दत केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल भी जाता है तो अब वो रिहा जो है। लेकिन अभी तो दोबारा आप ये कह रहे हैं कि इम्कान इस बात का हो सकता है, एवरी नाउ एंड देन पीटीआई वाले ये उम्मीद लगा लेते हैं कि खान साहब बाहर आ रहे हैं? नहीं, 12 जुलाई को अब नहीं आएंगे, अब क्योंकि आज जो फैसला है एटीसी का उसका मतलब यह है कि उनकी जमानत खारिज हो गई है। अब वो हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। एटीसी की जो बात आप कर रहे हैं साकिब, वो गालिबन जिना हाउस मुकदमे जी बिल्कुल 9 मई के जो मुकदमात हैं, 3 मेजर मेन जो मरकजी मुकदमे डाल भी दी, गिरफ्तारी भी डाल दी उन्होंने। एक में 3 में जो खारिज है उसमें जो एक मुकदमा था उसके अंदर अब गिरफ्तारी डाल दी है उन्होंने। लास्टली जो है ये ट्रिब्यूनल्स वाला इशू जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये लाहौर हाई कोर्ट को कह दिया है कि जी आप इलेक्शन कमीशन के साथ मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल सब ज़्यादा ही है चीफ जस्टिस के लिए मीनिंगफुल है जो पहली खातून चीफ जस्टिस हैं, या इलेक्शन कमीशन के लिए मीनिंगफुल होगा? होना तो वैसे वो लॉ में तो यही है कि दोनों के लिए मीनिंगफुल हो और नहीं, दोनों के लिए तो नहीं हो सकता। ये मीनिंगफुल से जब मुराद होती है कि तसल्ली तशफ़ी, मगर एक को जहाँ बराबरी आ जाए तो किसको प्रेसिडेंस मिलेगी? ये तसल्ली और तशफ़ी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की होनी चाहिए, मीनिंगफुलनेस उनको उस पर उन्होंने मोहर लगानी है या इलेक्शन कमीशन ने लगानी है? असल में तो मेन जो इदारा है इलेक्शन के मामला जो देख रहा है वो इलेक्शन कमीशन ही है, कि इलेक्शन कमीशन ने एक
दूसरे इदारे के साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन करनी है कि हमारा ये काम है कि इलेक्शन के मामलात हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, तो वो तसल्ली तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो एक्सेप्टेंस है कि कौन जज होंगे, इस पे तसल्ली इलेक्शन कमीशन को आप कह रहे हैं होनी चाहिए। मेरा यह ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन दूसरे आईनी इदारे के पास जा रहा है तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बात हो रही है, लेकिन हुकूमत ने जो इसमें यहाँ पे कानून साजी कर दी, आज गजट नोटिफिकेशन भी शायद हो गया, सदर ने दस्तखत कर दिए हैं उस बिल पर, तो यह भी एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अभी उन्होंने जो है वो हलफ नहीं उठाया, उनके हवाले से कमेटी ने जो फॉर्मेलिटी है पूरी करके उसका नोटिफाई होना है और उसके बाद हलफ उठाना है। तो इस दौरान जो टाइम है ये एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि 8-10 जो है वो ट्रिब्यूनल पंजाब में तैनात होने हैं, तो इलेक्शन कमीशन जब एम्पावर हो जाएगा, उनके पास इख्तियार आ जाएगा, तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो रिटायर्ड 4-5 जज लगा भी दें, उसके बाद कुछ बच जाए तो कुछ जो है वो उनसे मीनिंगफुल कंसल्टेशन कर लें। बहरहाल ये सिलसिला जो है जारी है, घूम फिर के बात जो है फॉर्म 45 पे आ जाती है और फॉर्म 45 की कहानी इतने ज़्यादा फ्रंट पे खुल चुकी है, पता नहीं कहाँ से कहाँ किस तरह फायर फाइटिंग करके इसको छुपाया जाएगा कि ये रिटायर्ड जज लाहौर हाई कोर्ट में लगाए जाएंगे। उसके बाद ये जो पतन ने जो नया एक कट्टा खोल दिया है कि नवाज शरीफ साहब के हल्के के अंदर उनकी ये फाइंडिंग्स हैं कि नेशनल असम्बली में जो उनकी सीट है और उसके नीचे जो प्रोविंशियल सीट है उसमें 35,000 वोट का फ़र्क है कि नेशनल असम्बली में प्रोविंशियल के मुकाबले में 35,000 वोट ज़्यादा पड़े हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बड़ी मज़गा खेज़ है। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने उसको कवर अप किया है कि अपडेट की हैं रिकॉर्ड के अंदर अपने वेबसाइट के ऊपर जो है, उसके ऊपर भी बेताजा सवाल हैं। यही सवाल मखसूस नशिस्तों में आ रहा है, यही सवाल जो है ये केस एक फाइनली रह गया है कि जो कब तक उम्मीद है साकिब लास्ट वर्ड के जो इलेक्शन की धांधली के हवाले से जो केस है वो अब टेकअप होने की उम्मीद है। लास्ट वर्ड क्विकली, सुप्रीम कोर्ट में तो अभी कुछ आइडिया नहीं क्योंकि 8 फरवरी से ऑनवर्ड आज तक तो हुआ नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो मामलात हैं वो देखे जा रहे हैं। ट्रिब्यूनल के जो सस्पेंशन थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी। तो बाज़गश इसमें बहरहाल इस अदालत के इस फैसले में मखसूस नशिस्तों वाले भी बार बार होती रही कि ओरिजिनल केस वो है और ओरिजिनल सिंध भी बल्ले वाले फैसले का है, इस पर इत्तेफाक तो सबका है कि तशरीह गलत हुई है, मगर वो फैसला कितना गलत है और मुतनाज़ा है वो एक और बहस है। चलिए वक्त भी खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। देखने वालों का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।